जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास से बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जरूरत है आपको क्लास को शुरू से लास्ट तक देखने की और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। इस क्लास में आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के प्रश्न लिए गए हैं। उसी टॉपिक से प्रश्न लिए गए जिस टॉपिक से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी आपके जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में 15 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं, तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। जरूरत है आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की और क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहने की। आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली, तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, वो रहने वाला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, आप लोगों को याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, आपके राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो सारे राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आप लोगों का जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद जो आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है सारी चीज़ों को, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इस क्लास में। उसके बाद जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद जो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करके जाना है। पेपर में जो भी मैं आपको ये राष्ट्रीय उद्यान करा रहा हूँ, आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आर्मी अग्निवीर के पेपर में एक प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से जरूर देखने को मिलता है। ये कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोगों को इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आप लोगों का उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपका दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। मैं आपको इस क्लास का पूरा PDF शाम को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग पूरा क्लास एक बार करने के बाद दोबारा से इस क्लास को PDF से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपके सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास में मैंने लिए हैं। इस क्लास को बनाने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बस आप लोग ये सारी जब चीज़ें याद कर लेंगे और आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो हमारी मेहनत एक दिन कामयाब हो जाएगी। बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक प्रश्न कराया है। उस प्रश्न से रिलेटेड आपके पेपर में जो प्रश्न बन सकता है, वो मैंने आपको सारे प्रश्न कराए हैं। और आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न बनने का कोई भी चांस नहीं है। आपके पेपर में इन टॉपिक से, जिस टॉपिक से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, इन टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोगों की क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वो आपको बताना है कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय। तो कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है, इसके चारों ऑप्शंस देखकर आपको राइट जवाब याद रखना है। जो आपका कुचकल जलप्रपात है, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है, कुचकल जलप्रपात आप लोगों को कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कुछ हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जलप्रपात लिख कर लाएँ आपके पेपर में, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपका जो धुआंधार जलप्रपात है, ये आप लोगों का मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो आपका जोग जलप्रपात है, ये आप लोगों को कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये आप लोगों का कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो आपका पाल रूबी जलप्रपात है, ये आपका केरल में स्थित है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। जब आप लोग क्लास एक बार शुरू से लास्ट तक कंप्लीट कर लोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक बार PDF से पढ़ लोगे, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कल से आपका पेपर शुरू होने वाला है
31 जून से। तो जितने भी लोगों का पेपर आने वाले समय में है या फिर कल है, तो आप लोग इस क्लास को करने के बाद जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोग 100% 30 जो आपके 15 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं, 15 में से 15 स्कोर जरूर कर आओगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। तो आपको बताना है कि इनमें से तबला वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, पंडित रविशंकर शर्मा, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, मुकेश शर्मा। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। तो तबला वादक जो आपको हैं वो आप लोगों को याद रखना, ये आपके जाकिर हुसैन है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, जो आपके तबला वादक हैं वो आपके जाकिर हुसैन है। तो आपके वादक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट वादक मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो आपके सितार वादक हैं ये आपके पंडित रविशंकर शर्मा है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सितार वादक पंडित रविशंकर शर्मा है। उसके बाद जो आपके बांसुरी वादक हैं ये आपके हरि प्रसाद चौरसिया हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपके बांसुरी वादक हैं ये आपके हरि प्रसाद चौरसिया हैं। उसके बाद जो आपके शहनाई वादक हैं ये आपके बिस्मिल्लाह खां हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। अभी तक मैंने आपको जो भी प्रश्न कराए हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं फुल डिटेल के साथ आपको सारे प्रश्न करा रहा हूं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जो आपके संतूर वादक हैं आपको याद रखना है, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके संतूर वादक हैं ये आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है, जो आपके तानपुरा वादक हैं ये आपके पंडित भीमसेन जोशी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपके पेपर में इन टॉपिक से प्रश्न बनेगा। जो भी मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आपके पेपर में समाधि स्थल से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नारायण घाट, कर्मभूमि, किसान घाट, राजघाट। तो आपको चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम बताना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका किसान घाट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समाधि स्थल थे जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैं आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट समाधि स्थल लिख कर लाया हूँ। तो इस क्लास को बनाने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते रहना है। आपको इस क्लास से पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस क्लास को बनाया हूँ। आप लोग जब पूरा क्लास कर लोगे तो आप लोग एक अपने आप में सेफ जरूर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न इस क्लास में कराने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी प्रश्न कराए हैं अपने आप में टॉप प्रश्न है, और इन टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में हर बार से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आपका राजघाट समाधि स्थल है ये आप लोगों का महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपका विजय घाट समाधि स्थल है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका शक्ति समाधि स्थल है ये आपका इंदिरा गांधी का, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका वीर भूमि समाधि स्थल है ये आपका राजीव गांधी का, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका नारायण घाट समाधि स्थल है ये आपका गुलजारी लाल नंदा है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नारायण घाट का जो समाधि स्थल है ये आप लोगों को गुलजारी लाल नंदा का है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे समाधि स्थल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। आपको पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है उसके बाद आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जैसे आपका दिवस से एक प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपका ये जैसे दिवस से प्रश्न आ गया है आपको मैं सारे अब इम्पोर्टेंट दिवस करा दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने क्लास को डिजाइन किया है, आप लोगों को परेशान नहीं होना। मैंने हर प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पहले उस प्रश्न को ढूंढना है कि ये आपके प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, उसके बाद उसके सभी जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न होते हैं मैंने उन्हीं को लिखा है। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 अप्रैल, 22 मार्च,
24 जनवरी, 5 जून। तो आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आप लोगों का 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस लिख कर लाए हैं, आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका प्रवासी दिवस है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोगों का 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना जो भारतीय थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो आपको याद रखना है भारतीय तटरक्षक बल ये दिवस आप लोगों का 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके लिए जो दिवस हैं ये भी दिवस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो पुलवामा शहीद दिवस है ये आप लोगों का 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये आप लोगों को याद रखना है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये आप लोगों को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शन है नई दिल्ली, राजस्थान, असम, तेलंगाना। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका तेलंगाना राज्य में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो हवाई अड्डे से आपके पेपर में एक प्रश्न बन सकता है। मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आपका जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका उड़ीसा राज्य में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपको याद रखना है जो आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये आपका छत्तीसगढ़ में, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोगों को ये सारे हवाई अड्डे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है ये कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपका नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश में, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आप लोगों का महाराष्ट्र में स्थित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोगों का नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो आपके पेपर में अगर हवाई अड्डे से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है नैनीताल झील किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान। तो नैनीताल झील किस राज्य में है, तो आप लोगों को याद रखना है नैनीताल झील आप लोगों के उत्तराखंड राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो आपकी नैनीताल झील है आपका उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपके झील से लेकर एक प्रश्न पेपर में बन सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट झीलें मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपकी गोविंद सागर झील है ये आप लोगों की हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो आपकी सूरजकुंड झील है ये आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। उसके बाद जो आपकी लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में स्थित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपको पुलिकट झील है ये आप लोगों की तमिलनाडु राज्य में है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी सामर झील है ये आपकी राजस्थान में स्थित है, आप लोग इन झीलों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैं आपके लिए सच में
में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक प्रश्न को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, तब मैं आपको इस तरीके का कंटेंट दे पा रहा हूँ। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद ज़रूर कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप लोगों का इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने भी लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हमारा चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज हो गया। आप चाहो तो हमारे चैनल पर स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो और हमारे चैनल का स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो। उसके बाद अगर हमें चाहो तो आप लोग सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। अगर आपका मन हो तो मुझे सुपर थैंक्स करके मुझे धन्यवाद कर सकते हो। जैसा भी आपका मन हो आप लोग वैसा करना। मैं आपके लिए कोई भी प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इस तरीके से सपोर्ट करिए। आपने जो भी प्यार और जो भी मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूं। बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा दिखाते रहना। जिस तरीके से आपने विशाल डिफेंस कैरियर पर भरोसा किया है, सच में आपका जो भरोसा मुझे दिखा है, आप लोगों ने जो भरोसा किया है वो आपका गलत भरोसा नहीं है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाता हूँ ताकि आप लोगों के पेपर में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से फंसा पाऊँ। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। जो भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको याद रखना जो आपका डल झील है ये आप लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपकी बुलर झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर की झीलें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट झीलें जम्मू कश्मीर की याद कर लेनी है। उसके बाद जो आपकी मानस झील है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपकी शेषनाग झील है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपकी नागिन झील है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर की झीलें आपके पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है बनियाल दर्रा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पीओके क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बनियाल दर्रा किस राज्य में है, इस प्रश्न के चारों ऑप्शंस देखकर आपको राइट जवाब याद रखना है। जो आपका बनियाल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपके दर्रा से लेकर एक प्रश्न पेपर में बन सकता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट दर्रे याद कर लेना है। मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट दर्रे लिखकर लाया हूँ। जैसे आपका जो काराकोरम दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद जो आपका सिपकला दर्रा है ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका जोजिला दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका पीर पंजाल दर्रा है ये आप लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपका लिपुलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। उसके बाद जो आपका रोहतांग दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो आपका बाड़ा लाचा दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। जो आपका थालघाट दर्रा है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जो आपका पालघाट दर्रा है ये आपका केरल में स्थित है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो उसके जो ऑप्शन हैं नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा, राकापोसी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊँची चोटी आपकी कंचनजंगा चोटी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपकी चोटी से लेकर एक प्रश्न बन सकता है, तो आप लोगों को सबसे पहले कंचनजंगा को अच्छे तरीके से जान लेना है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना जो आपका विश्व का सर्वोच्च शिखर है ये आप लोगों का माउंट एवरेस्ट है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो ये आपका नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत। उसके बाद ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, मतलब 8848 मीटर है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है
जो भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं हैं, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपकी रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, आप लोग रेड से याद रख सकते हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा खून खराबा होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, तभी इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये आपकी भारत और चीन के बीच है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रेखाएँ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपकी डूरंड रेखा है ये आप लोगों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो मैगिनॉट सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो आप लोगों को ये सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आप लोग याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क ये आप लोगों का असम में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों का असम में है। तो नेशनल पार्क से लेकर आपके पेपर में एक प्रश्न बन सकता है। तो ये सारे कुछ हम इम्पोर्टेंट आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जैसे आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात राज्य में है। उसके बाद जो आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में है। उसके बाद तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोगों को कर्नाटक में है। उसके बाद जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झारखंड में है। तो आपको ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको बताना है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आप लोग याद रखेंगे ये आपका अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। तो आपके पेपर में जब अनुच्छेद से प्रश्न आ गया तो सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आपका जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 21A है ये आपका शिक्षा का अधिकार है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में ये अनुच्छेद ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिखकर लाया हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद रहने वाला वो अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A आप लोगों का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अनुच्छेद 352 ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संबंधित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से संबंधित है। तो आप लोगों को ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखने हैं, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं भाग 3, भाग 6, भाग 1, भाग 9। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपके भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो आपके पेपर में अगर भाग से लेकर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आपको याद रखना जो ऐसे आपका भाग 1 है उस संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद जो आपका संविधान का भाग 2 है ये इसमें आपकी नागरिकता से संबंधित, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भाग 3 है ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भाग 4 है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भाग 4A है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जो आपका भाग 5 है ये आपका केंद्र सरकार के संबंधित है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जितने भी साथी आपके साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाए। जितने भी लोग ये पूरा वीडियो देखने के बाद पेपर देने जाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो इस क्लास से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप लोग याद रखेंगे जो आपका भारतीय संविधान का भाग 6 है इसमें आपकी राज्य सरकार
4 से संबंधित आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका संविधान का भाग 8 है, इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भारतीय संविधान का भाग 10 है, इसमें अनुसूची व जनजाति क्षेत्र से संबंधित आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, ये केंद्र राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को ये सारे भाग बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। एक प्रश्न जैसे ही आएगा उस चीज़ से लेकर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देता हूं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हमने सिर्फ 12 ही प्रश्न कंप्लीट किए हैं, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको कितना दिया है, एक्सप्लेन कितना किया, आप लोग ये देखिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी मैराथन क्लास रहने वाली एक कंप्लीट मैराथन क्लास है, जिसमें आपके फिजिक्स मतलब जीके के सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिए गए हैं। जैसे आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। तो आपकी सारी जीके इस क्लास से कंप्लीट होने वाली है और मैंने उसी टॉपिक को इस क्लास में करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके पेपर में, आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शन है 9, 4, 7, 11। तो कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी 7 होती है। तो कबड्डी के खेल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो खिलाड़ियों की संख्या से लेकर आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जैसे आपके जो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, पोलो में खिलाड़ी आपके 4 होते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपके जो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये आपकी 9 होती है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपकी हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट है, इसमें आपकी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं, चाहे आपका हॉकी हो या फिर फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपकी वॉलीबॉल में है वो खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको खिलाड़ियों की संख्या से लेकर प्रश्न पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपका नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपके जनगणना से लेकर एक प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको जनगणना से इस क्लास में प्रश्न कराने वाला हूं। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1872, 1881, 1863, 1854। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना आप लोगों की 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है भारत में पहली जनगणना जो 1872 में हुई थी, ये आप लोगों की जो हुई थी वो आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये आपकी जनगणना हुई थी। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, लॉर्ड मेयो। तो आपके पेपर में जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको सारे प्रश्न वही करा रहा हूँ। जैसे आपके पेपर में जनगणना से ये प्रश्न आ गया है, तो आपके पेपर में जनगणना से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास से कवर हो जाएंगे। जैसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका सिक्किम हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आप लोगों का राजस्थान हो जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य ये आपका गोवा हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप लोगों का बिहार है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। अगर आपके पेपर में जनगणना से प्रश्न पूछा जाएगा तो जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ इससे बार प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका केरल है, जिसकी लिंगानुपात कितना है वो 1084 लिंगानुपात है। तो आप लोगों को इसका लिंगानुपात भी याद रखना है, आपके पेपर में कभी कभी लिंगानुपात भी पूछ लेता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका हरियाणा है, इसका लिंगानुपात कितना है 879 इसका लिंगानुपात है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात 879 है।
उसके बाद जो आपको याद रखना है, भारत का लिंगानुपात कितना है। तो आपके पेपर में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत में 73% जनसंख्या साक्षर है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं जो ये आपके वन लाइनर प्रश्न लिख कर लाया हूँ, आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885, 5 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 10 मई 1857। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कुछ हम इम्पोर्टेंट आपके लिए स्थापना लिख कर लाए हैं कि इसकी स्थापना किसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोगों की 1909 में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपकी राजधानी थी ये कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी 1911 में बनाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली आपकी राजधानी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों का 1919 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था ये आप लोगों का कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये सारी डेटें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना है ये 1923 में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। गांधी इरविन समझौता आप लोगों का 1931 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। पूना समझौता 1932 में हुआ था। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्रिप्स जो आपका क्रिप्स मिशन है ये भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आपका भारत आया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। तो ये सारी डेटें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे आपकी 1857 की क्रांति से लेकर एक प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। बस आप लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। इस क्लास का टारगेट ये नहीं है कि इस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ या फिर कुछ भी हो। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें। आप लोग जब पूरा क्लास देख लेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि इस क्लास में सारी चीज़ें ओरिजिनल दी गई। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 35वीं रेजिमेंट, 38वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट, 42वीं रेजिमेंट। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। तो मंगल पांडे आप लोगों के 34वीं रेजिमेंट बटालियन से जुड़े थे। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को याद रखना है 1857 की क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय के कारतूस से मिले गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। तभी ये विद्रोह शुरू हो गया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तब आपको बताना है कि जो गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को है वो मुंह से काटने से मना कर दिया था। यही एक मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। और ये कब हुआ था। तो 29 मार्च 1857 को हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को काटने से मना कर दिया था। तभी ये विद्रोह हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यह क्रांति आप लोगों की 10 मई 1857 को हुई थी। तो 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए स्थापना लिख कर लाया हूँ, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे आपके जो थेटियक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1784 में हुई थी। उसके बाद जो आपका वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना 1825 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपकी जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये 1828 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना आप लोगों की जो हुई थी आप लोगों को याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। तो आप लोगों की सारी कुछ स्थापनाएं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब आपको बताना है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपके पुस्तक से लेकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं वो सारी पुस्तक मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके महात्मा गांधी जी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपकी इंडिया टुडे पुस्तक है ये आपकी आर.पी. दत्त ने लिखी थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गीता रेस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है हिंद स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो आपके पेपर में महत्वपूर्ण नारे से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस क्लास में कराने वाला हूं। तो ये आपकी बहुत अच्छी क्लास है एक अपने आप में। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। तो आपको बताना है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। महत्वपूर्ण नारे आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नारे लिखकर लाया हूँ। जैसे आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये नारे आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आर्मी अग्निवीर के। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते चलना है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का नारा था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा श्याम लाल गुप्ता का था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा श्याम लाल गुप्ता का था। उसके बाद जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये महत्वपूर्ण नारे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा मोहम्मद इकबाल का है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद यह नारा भगत सिंह का था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वंदे मातरम यह नारा बंकिम चंद्र चटर्जी का। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इस सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेनी, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। कल से आपका पेपर शुरू है तो जितने भी लोगों का पेपर है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। आप लोग अपने पास जितने भी आपके पास ग्रुप हों, जो भी आपके साथी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हों, तो आप लोगों को ये वीडियो जीके का उनके पास ज़रूर पहुँचा देना। इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। उसके बाद आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसका है? तो ये नारा आपका सुभाष चंद्र बोस का है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट नारे मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है भारतीय संविधान महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको याद रखना है जो आपकी भारतीय संविधान है इसके बारे में आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो मैं आपके लिए सारी जानकारी लिख कर लाया हूँ भारतीय संविधान के बारे में। आपको याद रखना है
संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछ सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हें कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए चीज़ें लिख कर लाया हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेनी है। उसके बाद आपको याद रखना है संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो आप लोगों को याद रखना है संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। उसके बाद आपको याद रखना है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख कर लाए हैं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। संविधान के जो महत्वपूर्ण मैं आपके लिए अनुच्छेद लिख कर लाया हूँ, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। जैसे आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत राज्यों का संघ है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो आपका संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत राज्यों का संघ है, इसमें ये बात कही गई है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित है। मैं आपके लिए वही अनुच्छेद लिख कर लाया हूँ जिस अनुच्छेद से आपके पेपर में प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 आपका राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, ये आपका विधि के समक्ष क्षमता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका संविधान का अनुच्छेद 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो मैंने आपको भाग भी करा दी अभी कुछ देर पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद जो मैं आपको ये PDF शाम को मतलब 7 बजे तक आपके टेलीग्राम चैनल पर ये PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग एक बार PDF से ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएं। क्योंकि इस क्लास को बनाने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा था। ये अपना कंटेंट जो बनाया है, इसमें मैंने पूरी दम झोंक दी थी, ताकि आपके पास बहुत कम समय में आप लोग बहुत कम चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें कर पाओ। क्योंकि अगर मैं यही जो प्रश्न है आपको हर प्रश्न अलग अलग कराता और MCQ प्रश्न कराता तो उसमें ज़्यादा समय लगता। आप लोग खुद देख रहे हो, मैं आपके लिए एक प्रश्न कराता हूँ, एक प्रश्न से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। आपको याद रखना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है, इसमें उपाधियों का अंत है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का है, इसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अनुच्छेद जो आपका 21 का है, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपके जो अनुच्छेद मैं आपको करा रहा हूँ, इन अनुच्छेद से आपके पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये सारे अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको याद रखना जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है, इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में मुश्किल काम करने से रोक है। तो अनुच्छेद 24 में आपका कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको जो मुश्किल काम होता है जो आपके कारखानों में, इनको कराने में रोक है। ये अनुच्छेद 24 में बात कही गई। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और अनुच्छेद हैं। जो आपका अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है, इसमें आपके मूल कर्तव्य हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
अनुच्छेद आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, 80, 81 हैं, तो अनुच्छेद 79 का संबंध संसद से है, अनुच्छेद 80 आप लोगों का राज्यसभा है, और अनुच्छेद आपका जो 81 इसमें आपकी लोकसभा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 79 इसमें आपकी संसद है, अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा है। तो आपके संविधान से एक प्रश्न आया, मैंने आपको संविधान की सारी जानकारी इस वीडियो से दे दी है, तो आपको सारी जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी, बस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 20 फरवरी 1987, 1 मार्च 1942, 9 नवंबर सन 2000, 26 नवंबर 1975। तो आपको बताना अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन आप लोगों का जो हुआ था वो आप लोग याद रखेंगे, 20 फरवरी 1987 को हुआ था अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपके राज्य का गठन हुआ था वो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना जो आपका तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था वो आपका 2 जून 2014 को हुआ था। उसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके बाद जो आपका उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके बाद आपको जो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो राज्यों का गठन है आप लोगों इनकी सन और डेट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, ताप्ती नदी, सरयू नदी, कावेरी नदी। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपको याद रखना है जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे आपका आगरा बसा है, दिल्ली और इटावा। जो आपका ये मथुरा है, मथुरा भी आपका ये यमुना नदी के किनारे ही बसा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका मथुरा है, मथुरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार है, कानपुर है, प्रयागराज है, कन्नौज है, वाराणसी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं जो कि प्रमुख आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर बसा है। उसके बाद गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ बसा है। तो आज की क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की थी, जो कि आपकी सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आप लोग पूरा क्लास देखने के बाद आपको बहुत अच्छा मतलब एक फील होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे प्रश्न कराए। इन टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी लोगों का आपका कल से पेपर शुरू है आर्मी जीडी का, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर पेपर देने जाना, और आप लोग पेपर से पहले एक बार पूरी क्लास को ज़रूर देखना लेना। और मैं शाम को जो अपने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF भेजूँगा, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। तो आप लोगों को इस क्लास से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए हैं। तो जितने भी लोगों का कल का पेपर है, तो वो लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एक बार नहीं 2 बार बहुत अच्छे से देखकर जाना। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए आज शाम को वीडियो 7 बजे आएगा कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर आपके कम है तब क्या करना है, और आपको एग्ज़ाम में तुक्का कब और कैसे लगाना है, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ये सारी जानकारी आज आपको शाम को हमारे YouTube चैनल पर 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ इस क्लास को बनाया है। इस क्लास को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने PDF को बनाया, उसके बाद प्रश्नों को ढूंढा है, उसके बाद आपको मिलते जुलते उससे ऑप्शन ढूंढे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद कर लेना। अगर आपको क्लास एक बार में समझ ना आए, सारी चीज़ें ना याद हों, तो आप लोग दोबारा से क्लास को ज़रूर कर लेना। लेकिन ये क्लास अपने आप में बहुत अच्छी क्लास है, बस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।